सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर ही दम दिया। वो सिनेमा का शायद सबसे रियलिस्टिक दौर में से एक हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में भी मनोज कुमार जैसे लोग थे जहां शब्दों के मायने थे, जहां उनका वजन सिक्कों के वजन से बहुत बहुत ज्यादा था। इसलिए आज ना कोई भरत कपूर है, ना कोई भारत खान है और ना ही कोई भारत जौहर है। और शायद इसलिए उनकी विदाई के वक्त भी वहां ना कोई खान दिखा, ना कपूर, ना सिंह और ना कोई जौहर। लेकिन इससे मनोज कुमार की लकीर छोटी नहीं होती है, क्योंकि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा का वो मेगा स्टार था जिन्होंने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन सब किया। लेकिन मनोज कुमार ने अपने किरदार को जिया। मनोज कुमार की एक एक फिल्म जोरदार थी, एक एक फिल्म जोरदार थी, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो फिल्मों की बात हो। तो फिलहाल आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम अमन के साथ। जब बेस्ट मिले सही वैल्यू में, देन व्हाई कॉम्प्रोमाइज? स्विच टू Valvoline full synthetic engine oil. घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, अब 853 रुपए में मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर। ट्रंप के टैरिफ की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 526 अंक गिरा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर पहुंचे, एंटी टेरर ऑपरेशन और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। बीच सड़क लड़की को गलत तरीके से छूने पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादास्पद बयान, बोले बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम बात। अप्रैल के हफ्ते में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट। जब बेस्ट मिले सही वैल्यू में, देन व्हाई कॉम्प्रोमाइज? स्विच टू Valvoline full synthetic engine oil. कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हमें जो टाइम मिला था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाएंगे। बार बार एक ही बात भाजपा हिंसा फैलाती है। अभी तो आज देखा आपने, कहाँ हिंसा देखा? बोलिए। ये तुष्टीकरण का दौर बंद करिए ममता दीदी, ये आखिरी आपकी राजनीतिक यात्रा चल रही है। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. अब देखिए, वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी एक वर्ग कह रहा है साहब कि हम वक्फ को नहीं मानेंगे। अब देखिए कैसे वक्फ पर सड़क से लेकर विधानसभाओं तक संग्राम छिड़ा हुआ है। कहां कहां संग्राम, कहीं बिल फाड़ा जा रहा है साहब, कहीं जलाया जा रहा है। पूरी खबर, हर तस्वीर, ये वाली तस्वीर भी, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी और डरावनी तस्वीर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। शो की शुरुआत एक तस्वीर मणिपुर की, जहां बीजेपी नेता अक्सर अली का घर कुछ उपद्रवियों ने जला दिया। मणिपुर में अक्सर अली का, या अगर हम अक्सर अली की तस्वीर जहां उनका घर जलाया गया वो वाली तस्वीर अगर दिखाएं, दरअसल उपद्रवियों ने उनका घर जला दिया। इनका दोष ये था, ये देखिए ये वो तस्वीर, आप हैरान हो जाएंगे। तस्वीरें, बीजेपी नेता का घर जला दिया गया, अक्सर अली का घर जला दिया गया उपद्रवियों ने। इनका दोष यह था, ये देखिए, अक्सर अली ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, जिसकी कीमत इन्हें इस तरह से चुकानी पड़ी। बीजेपी नेता का पूरा घर फूंक दिया गया। अक्सर अली इनका नाम। गुस्साई हिंसक भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के घर को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने वक्फ संशोधित वक्फ एक्ट का समर्थन कर दिया था। क्रूरता से घबराए अक्सर अली ने अब माफी मांग लिया और अब बीजेपी से एक्ट को रिपील करने की मांग कर डाली है। लेकिन सोचिए, ना कोई लोकतंत्र खतरे में, ना ही संविधान बचाने के नाम पर किसी का घर फूंक दिया गया। कानून के समर्थन में मणिपुर में घर फूंक दिया गया। तो ऐसी घटना, एक और तस्वीर आज आपको दिखाते हैं। ऐसी तस्वीर बिहार से आई, दिखाइए साहब, जहां राहुल गांधी के सामने एक युवक को लात घूंसों से दौड़ा कर पीटा गया। ये देखिए दूसरी तस्वीर। अब इस शख्स का गुनाह, वो देखिए नीचे जो है, ये देखिए, ये मारा पकड़ के, पीटा गया, ये देखिए थप्पड़ मारे गए। अब इसका गुनाह क्या है? क्योंकि इस युवा शख्स ने
वक्फ कानून के समर्थन में एक पोस्टर हाथ में ले लिया था। राहुल गांधी के सामने इस शख्स को दौड़ाया गया, ये देख तस्वीरें, दौड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया। राहुल गांधी बिहार में आप जानते हैं कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी। और इस दौरान पटना में कांग्रेस दफ्तर पर एक युवक आया और कहा कि आपको समर्थन करना चाहिए वो बिल, वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल गांधी जी। अच्छा ये देखिए, ये इसका क्या हाल किया। यहां भी संविधान, वहां संविधान बचाने के नाम पर घर को फूंक दिया गया, यहां संविधान बचाने के नाम पर इस युवक को पीट दिया गया, लात घूसे। राहुल गांधी यहीं पर थे। वक्त पर राहुल गांधी को समर्थन की अपील वाला यह पोस्टर दिखा दिया, जिसको देखते ही संविधान की लाल किताब अपने साथ रखने वाले राहुल गांधी जी के सामने ही इस युवक को पीट दिया गया। ये सहिष्णुता की तस्वीर है ना साहब, देख रहे हैं कितनी सहिष्णुता नजर आ रही है आपको। पीटा गया, दौड़ाया गया, मारा गया। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जी के सामने किस तरह की नफरत परोसी गई, सब मौन। लेकिन इसके अलावा वक्फ के नाम पर अभी भी जानते हैं भड़काने का खेल जारी है। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है देश भर में, कहां क्या हो रहा है, किस तरह से वक्फ संशोधन। नहीं देखिए, 4 अलग अलग तस्वीर आपके सामने। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कहीं सदन में विधेयक की कॉपी फाड़ कर प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा, यहां कॉपी फाड़ प्रदर्शन, नीचे देखिए कपड़ा, कोट फाड़ प्रदर्शन, वहां जैकेट फाड़ दी गई, कोट फाड़, बिल फाड़ प्रदर्शन। उधर विधेयक की कॉपी जला दी गई, वो देखिए तीसरी तस्वीर नीचे, और ऊपर घर जला दिया गया। बीजेपी नेता का घर जलाया, विधेयक की कॉपी जलाई, यहां जैकेट फाड़ प्रदर्शन और ऊपर विधेयक की कॉपी। विधेयक क्या मतलब, अब तो वो एक्ट है ना, कानून है साहब, अब तो कानून की कॉपी को वहां पर फाड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मैं आपको जम्मू कश्मीर की ये देखिए तस्वीर। सत्ताधारी दल के विधायकों ने कानून के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की, बीजेपी ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान सदन में हंगामा हुआ, ये देखिए आप। फिर क्या हुआ, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विरोध दर्ज कराते हुए वक्फ विधेयक की कॉपी फाड़ दी, काले कोट को फाड़कर अपना विरोध जताया। एक तस्वीर, दूसरी मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने, मैंने आपको बताया, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अक्सर अली के पूरे घर, ये देखिए दूसरी तस्वीर, पूरे के पूरे घर को ही जला दिया। सब कुछ संविधान बचाने के नाम पर हो रहा है साहब, क्योंकि वक्फ एक्ट से संविधान खतरे में है। तो वक्फ विरोधी क्या कर रहे हैं, घरों को फूंक रहे हैं। दिल्ली की बात कर लें, आग दिल्ली में भी लगी है, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया, आग लगा दी। आगे देखिए, तस्वीरें देखते रहिए साहब। बिल्कुल अच्छा है, कुछ नारेबाजी भी है, सुनाइए सुनाइए। नहीं किसी से भीख मांगते, पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाज हुएगा दिल में। चलेगा, चला है चलेगा, आज एक और सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर शाहीन बाग से आई। मतलब जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं साहब, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये सब विरोध चल रहा है। क्या वक्फ को लेकर शाहीन बाग में कोई बंटवारा हो गया है क्या? क्योंकि ये तस्वीरें उसी शाहीन बाग की है जहां, ये देखिए वो तस्वीर, जहां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बड़ी संख्या में मुसलमान भाई आज सड़कों पर उतरे। शाहीन बाग में, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, शाहीन बाग में मोदी के संशोधित वक्फ एक्ट का समर्थन, शाहीन बाग में संशोधित वक्फ एक्ट के समर्थन में प्रदर्शन। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर आतंकवादियों के समर्थन तक का आरोप लगा दिया। लेकिन सिर्फ शाहीन बाग में ही बंटवारा नहीं हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल महिला, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने गरीब मुसलमानों के लिए इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि यह बिल वर्षों पहले आ जाना चाहिए था। सुनिए। बोर्ड बनकर देश भर के मुसलमानों को जो मूर्ख बनाने का काम किया है, उनसे पैसे की उगाही की है, उस पैसे से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बचाने का काम किया है और हमेशा देश के विरोध में काम किया है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी वो सरकार के खिलाफ थे, अब बीजेपी की सरकार है तब भी वो सरकार के खिलाफ है। आखिर ये किसके साथ है, ये किसके साथ बिके हुए हैं? मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए
और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। चलिए और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए शाहीन बाग में तो बंटवारा मैंने आपको दिखा दिया, शाहीन बाग में किस तरह से वक्फ के समर्थन में लोग उतरे। आपको पर्सनल लॉ बोर्ड में बंटवारा है ना, एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, लोगों से जुटने की अपील कर रहा है। 4 तस्वीरें। वही जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि सड़कों पर उतरना मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। ठीक, जमीयत कह रहा है सड़कों पर उतरना नहीं। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वो इस मसले को कोर्ट में लड़ेंगे, सड़कों पर नहीं। विपक्ष में अलग से बंटवारा हो गया। आज की सबसे बड़ी खबर, हैरान हो जाएंगे आप, संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे, ये नीचे की तरफ वहां देखिए, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया कि वक्फ के विरोध पर उसका रोल अब खत्म हो गया। अब हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सारी पार्टियां लगभग कोर्ट पहुंच चुके हैं, कांग्रेस, सारी पार्टियां, लेफ्ट, टीएमसी। अब वो कानून के खिलाफ आगे की किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। सुन लीजिए एक बार। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। अब देखिए, मुस्लिम समुदाय जिस तरह से संशोधित वक्फ एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरा है, जिस तरह से शाहीन बाग में इसके पक्ष में आंदोलन हुआ, पर्सनल बोर्ड भी दो फाड़ है। उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं साहब कि क्या मोदी के नाम पर मुस्लिम वोट बंटने जा रहा है? सवाल को बहुत ध्यान से समझेगा। मतलब जो काम सीए, ट्रिपल तलाक, 370 नहीं कर पाया, क्या वो काम वक्फ ने कर दिया? क्या वक्फ ने मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे की नींव रख दी है? मोदी के नाम पर मुस्लिम वोट बंटने जा रहा है। मतलब एक तरफ तो वक्फ से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, दूसरी तरफ मतलब हिंदू वोट एकजुट होगा, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट क्या बटेगा। हिंदू वोट में बंटवारे की चर्चा करने वालों को शायद यह चर्चा भी लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी लग सकती है, लेकिन वक्फ के पक्ष में जिस तरह से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो रहा है ना, उसके बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वक्फ ने विपक्ष के एक मुश्त मुस्लिम वोट में सेंध लगा दी है? अच्छा, इसका सबसे बड़ा टेस्ट कहां होगा? बिहार में। बिहार, मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़े सुनिए। बिहार की आबादी में कुल 17.7 मतलब 18% मान लीजिए मुस्लिम आबादी है, 18%। ठीक, पेच ये है कि मुसलमानों में पिछड़े कहे जाने वाले पसमानदा मुसलमानों की संख्या 13% है। 17 में से 13% पसमानदा, यानी मुसलमानों में पिछड़े मुसलमानों की आबादी 73%। जो पिछड़े मुसलमान संशोधित वक्फ एक्ट के समर्थन में है। इसका मतलब यह कि वक्फ बिल से नीतीश को नुकसान की बजाय फायदा हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार मानती है कि वक्फ बिल का असली फायदा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मिलेगा। इससे नीतीश को नुकसान की बजाय फायदा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह एक शुरुआत भर होगी, क्योंकि मुस्लिमों का यह आंकड़ा पैन इंडिया भी करीब करीब एक जैसा। मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे साहब। भारत के मतलब 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% पसमानदा है। 80% 20 करोड़ों में से 80%, यानी वो मुसलमान जो अशिक्षित और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्हें पढ़े लिखे और संभ्रांत मुसलमानों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता। आप इसे भारत के मुसलमानों का 80-20 कह सकते हैं। तो मुसलमानों में 80% संशोधित वक्फ एक्ट के समर्थन में है, 80%। इसलिए इस फैसले को गेम चेंजर कहा जा रहा है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव ने भी आंदोलन की बात कही। मेरे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम भाई, बहुत बहुत स्वागत। पहले अनुराग भदौरिया, आप लोगों ने भी आंदोलन की बात कही, रामगोपाल यादव जी ने, लेकिन यहां तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी। यहां तो मुसलमान संशोधित वक्फ एक्ट के समर्थन में, शाहीन बाग में देखा हमने, जगह जगह देखा। अनुराग भदौरिया, खूबसूरती आपने देखी कि जब यहाँ ईद था तो बनारस में हिंदू भाई जो नमाज पढ़ के आ रहे थे उन पे फूल बरसा रहे थे, और जब रामनवमी थी तो आपने मालदा में देखा मुस्लिम भाई हिंदू भाई के ऊपर में फूल बरसा रहे हैं। तो बीजेपी के सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों? हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं।
किसी के साथ कोई अन्याय होगा, अगर सरकार संपत्ति कब्जा करने का कुछ ऐसा प्रावधान बनाने की कोशिश करेगी या लगेगा किसी भी वर्ग को, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से तो सभी होता है। क्या इसके पहले 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल जो आया था, क्या वापस सरकार ने नहीं किया था? क्योंकि सरकार विपक्ष की राय लेती कहाँ है? विपक्ष तो अच्छी राय देगा ना। आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे ये बताइए बस, मेरी बात सुनिए। जेपीसी जब आप आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे ये बताइए बस। लोकतांत्रिक तरीके से तो अब यहाँ पे किसान बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ? किसान बिल जब आप लेके आए, आपने विपक्ष की राय ली। आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे ये बताइए ना, बस सीधा पॉइंट पर आइए। हिचकिचाहट क्या है, खुलकर बोलिए। आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे? हम कोई हाँ नाम है, हम पूरी बात कहेंगे। अरे रामगोपाल यादव ने कहा आंदोलन करेंगे, वो आपसे छोटे ने, वो तो सीनियर है ना आपसे। मैं जवाब अपने हिसाब से दे रहा हूँ ना, मुझे देने दीजिए। मैंने कहा किसान आंदोलन हुआ था ना, किसान का बिल इन्होंने पास किया था बिना किसान की सहमति के, बिना विपक्ष की राय के। विपक्ष राय देता रहा, इन्होंने नहीं माना, बाद में आपने बिल वापस किया। आज देश का एक वर्ग जिसको लग रहा है, सभी को ये लग रहा है कि भाई आप ये जो वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए हैं, इसमें आपकी नियत पे शक हो रहा है। तो जब नियत पे शक होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार, तो लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी रिजल्ट होता है ना, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से जनता अपना अनुराग भाई, मुसलमानों में 80% का विरोध भारी नहीं पड़ेगा? वो आपको 80-20 लग रहा है, आप लोगों की दिक्कत है, आप हमेशा 80-20 खोजते रहते हो। आप लोगों को पिछड़े मुसलमानों से दिक्कत है, फिर आपको पसमानदा मुसलमानों से दिक्कत है। आप जाति जनगणना की मांग करने वालों को पिछड़े पसमानदा मुसलमानों से दिक्कत है। प्रभु 80-20 नहीं खोजते, हम 80-20 नहीं खोजते। ये 80-20 जो खोजने की आपकी आदत पड़ गई है ना, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू में भी 80-20 खोज रहे, हिंदू मुस्लिम में भी खोजोगे, मुस्लिम में भी खोजोगे। हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो हम एक साथ खड़े होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बड़ा अच्छा है। हिंदुओं में जाति ढूंढने वाले मुसलमानों की जाति बताने पर परेशान हो रहे हैं। हिंदुओं में सबसे ज्यादा जाति लेंस लेकर ढूंढने वाले आप लोग हैं। जाति जनगणना, जाति ये, जाति वो, पिछड़ा ओबीसी का ज्ञान देने वाले। मुसलमानों में पिछड़ों जातों की बात कर रहा हूं, आपको क्या कष्ट हो रहा है? पसमानदा मुसलमानों की बात करिए ना। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा गणे, आदि आबादी, हम पीडीए की बात करने वाले उसमें सब आ जाते हैं। तो बीजेपी से कौन है पीडीए के पंचनों पे चले? पीडीए के जो पीडीए हमारा है, वो पीडीए में वो भी आए। प्रेम शुक्ला, बड़े आंदोलन की तैयारी है। सीधा सा सवाल ये, सीए टाइप आंदोलन हो सकता है? शाहीन बाग की धमकी तो चलो अलग जगह, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कह रही है बड़ा आंदोलन होगा। मुस्लिम, कई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े, ओवैसी की पार्टी, सब एक बड़े सीए टाइप आंदोलन की तैयारी है देश में, खासकर बिहार से पहले। प्रेम शुक्ला, कितनी तैयारी आपकी? अमन जी, सीए टाइप आंदोलन करके क्या हासिल है? सीए का आंदोलन कर लिया, सीए कानून लागू हो गया और इनका झूठ भी बेनकाब हो गया। समाजवादी पार्टी, एमआईएम, कांग्रेस, इंडी अलायंस के तमाम बगल बच्चे कह रहे थे कि सीए लागू होते ही भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये कितना सफेद झूठ बोल रहे थे, ये कितना राजनीतिक लंपटता पर आना जाते, यह पूरा देश भली बात जान रहा है कि लगभग जो है मार्च 2024 में लागू हो जाने के बाद सीए 1 साल से अधिक का समय बीत गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। उसी तरह से वक्त पर भी इनको आंदोलन लोकतांत्रिक मार्ग से करने का अधिकार है, कर ले। लेकिन अगर इन्होंने अराजकता फैलाई तो अराजकता फैलाने वालों को भारत का संविधान, भारत का कानून उनके इलाज का प्रावधान भी करता है। जो अराजकता फैलाएगा, उस अराजकता फैलाने वाले का एकदम बेहतरीन इलाज होगा। और उस इलाज के बाद प्रेम भाई, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं आपको, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अराजकता फैलाने वालों का सही से इलाज किया जाएगा। वहां देखा आपने बीजेपी में, मणिपुर में बीजेपी नेता का घर जला दिया गया। अनुराग, ये तो उपद्रवी है, तो दंगाई है ये तो, जिन्होंने घर जला दिया बीजेपी नेता अक्सर अली का। देखा आपने? देखिए, मणिपुर तो कितने दिनों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, जितना उनके साथ अत्याचार हुआ, मणिपुर वालों के बीजेपी नेता का घर जलाया गया, सही है गलत? भारतीय जनता पार्टी ने तो बीजेपी नेता का अक्सर अली का घर जलाया गया, सही है गलत? बताना गलत होता है, किसी के साथ अन्याय करना गलत होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो मणिपुर को ध्यान ही नहीं दिया। मणिपुर पे तो अत्याचार होता रहा, अन्याय होता रहा, हिंसा होती रही, इन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया मणिपुर का। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं हमेशा। ये इनकी जिम्मेदारी है ना, क्यों अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं? मणिपुर कब से चल रहा है? आज से चल रहा है क्या? जिम्मेदारी नहीं थी इनकी? वहां पे जिस तरह का माहौल मणिपुर में बना है, क्या माहौल बनना है? तो समझे ना, आप चीखने चिल्लाने रोने से क्या फायदा? अब तो कानून बन गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, मानना तो पड़ेगा, चैप्टर क्लोज हो गया, मानना तो पड़ेगा, चैप्टर क्लोज, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है। अनुराग, अब रोने धोने से क्या फायदा? बात रोने भड़काने से भी कोई फायदा नहीं होगा ना अनुराग। किसानों को किसने भड़काया बताइए? आपने वापस लिया, किसने भड़काया किसानों को?
किसान अपना अधिकार मांग रहे थे, आपने लोकतांत्रिक तरीके से मिला उनको। भूमि अधिग्रहण बिल भी तो वापस हुआ था लोकतांत्रिक तरीके से। इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक तरीका है ना, आप क्यों उसको लोकतांत्रिक तरीका होता है जब वो कहते हैं कुर्बानी दे देंगे, सर कटा देंगे, खून बहाने के लिए तैयार है, ये सब लोकतांत्रिक तरीका होता है। पार्लियामेंट पर बुलडोजर, ये सब लोकतांत्रिक तो नहीं होता ना अनुराग। 10 बयान मैं ही आपको सुना सकता हूं, 10 बयान इसी आंदोलन में। तो जवाब ले लीजिए ना। हाँ। यही पार्लियामेंट है ना जहां से विपक्ष के 130 20 80 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया था एक सेशन में। ये लोकतांत्रिक है क्या कि उसके बाद आप बिल बनाएंगे? मैंने पार्लियामेंट से चुने हुए सांसदों को आप निलंबित कर देंगे 50 40 30 एक दिन में 30। क्या ये लोकतांत्रिक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है कि नहीं, ये बताइए आप। अरे संसद पर बुलडोजर की बात चलाना। अच्छा, एक बड़ी खबर, एक मिनट रुकिए अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं। वक्फ विरोध पर बीजेपी नेता संगीत सोम का एक विवादित बयान आ गया, मैं एक बार सुनाऊंगा, एक मिनट। रामगोपाल यादव के प्रदर्शन वाले बयान पर संगीत सोम ने कहा कि प्रदर्शन किया तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, सनातनी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये कहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं में औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, सनातनी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बयान सुना सकते हैं संगीत सोम का, सुनाइए एक बार। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। तो लगातार विपक्ष जो है सपा पार्टी के अधिकारी है या सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। प्रेम शुक्ला जी, संगीत सोम साहब कह रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर मारा। आ रहा हूं अनुराग, आ रहा हूं, होल्ड योर थॉट्स, एक मिनट, आ रहा हूं पहले, एक मिनट। उनका ऑडियो अब फ्रेम फ्रीज हो गया था पहले। शुक्ला जी, संगीत सोम कह रहे हैं आंदोलन करने वालों को सनातनी दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इन लोगों में। औरंगजेब की आत्मा तो साफ तौर पर अबू आसिम आदमी में घुसी हुई है, इनके तमाम लोगों में घुसी, शकूर रहमान बर्क के पोते में घुसी हुई है, तमाम लोगों में घुसी, उसमें कोई असत्य नहीं है। और जहां तक आंदोलनकारी दौड़ा दौड़ा पीटेंगे, भाजपा कार्यकर्ता नहीं पीटेगा, लेकिन सनातनी जो है औरंगजेब को देखकर प्रसन्न तो नहीं होंगे। तो औरंगजेब को देखकर अगर सनातनी भड़क गए तो ये औरंगजेब के जो की आत्मा जिनमें प्रवेश की है उनकी जिम्मेदारी है कि अबू हासिम आदमी जैसे औरंगजेब के चेलों को तमीज में रखें। तो अगर तमीज से बाहर हुए तो सनातनी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है संगीत सोम का इतना ही संदेश देना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई समाजवादी पार्टी की तरह गुंडे थोड़े हमारी पार्टी अनुराग, तो हम लोग सपा की तरह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया लुक्के बदमाश इनको नहीं शामिल करते ना। तो बिल्कुल जो है हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। सनातनी दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, हिंसा नहीं है। देखिए सनातनी औरंगजेब को देख के नाराज हो सकते हैं, औरंगजेब को पीटना ये हिंसा नहीं है, बल्कि कहीं हिंसा कहीं जब धर्म के लिए करनी हो तो उसको जो है हमारे शास्त्रों ने भी मान्यता दी है और संविधान में भी अपराधियों को, आक्रांताओं के खिलाफ संविधान भी आत्मरक्षा की जो है आज्ञा देता है। अनुराग, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। देखिए संगीत सोम की इस बात को सुन के हंसी आ रही है। हाँ, पश्चिम के अपने आप को बड़ा नेता तो समझ सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सनातन जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है, सनातन सत्य की बात करता है, सनातन प्रेम की भाषा बोलता है। इसके मतलब ये सनातनी नहीं हो सकते जो इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनातनी तो ऐसा नहीं दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, वो कह रहे हैं सनातनी दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, सनातन के नेता नहीं है। और जो पीटे वो कौन है? वो जो पीटे वो कौन है? जो पीटे वो कौन है? जो नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं ना, ये कह रहे सनातनी दौड़ दौड़ पीटेंगे तो इन पे कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने बड़े नेता। आज राहुल गांधी के सामने वक्फ का समर्थन करने पर एक युवा को पीट दिया गया दौड़ा दौड़ा कर, आपको पता है? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, माने भारतीय सनातनी तो ये काम करते नहीं है, बीजेपी के लिए कह रहे हैं वो। तो ये कार्रवाई ऐसे लोग, भले संगीत सोम कितने बड़े नेता हो। एक चीज आपको बताऊं, वैसे ये तो सिर्फ कह रहे हैं ना अनुराग भाई, एक मिनट सुनिए, ये तो सिर्फ कह रहे हैं। आपके बगल में तस्वीर चल रही है, वक्फ बोर्ड का समर्थन करने पर एक युवा को राहुल गांधी के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया, लाते घूसे मारे। ये देखिए वो तस्वीर भी चल रही है आपके सामने। इनका गुनाह सिर्फ इतना था, ये राहुल जी के वहां सभा में पहुंच गए थे पोस्टर लेकर कि राहुल जी वक्फ बिल का समर्थन करिए। कांग्रेसियों ने कथित जो है मतलब गांधीवादी या कह लीजिए मोहब्बत की दुकान के अनुयायियों ने किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है वहां पर। अनुराग, आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? वो सब
इस तरह की घटना, सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। हाँ। इस तरह की घटना को हम कभी इंडोर्स नहीं करते। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में वो जवाब देगी। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि किसी व्यक्ति को किसी तरह से कोई हाथ ना लगा पाए। किसी की भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये तो गजब बात हो गई, गजब बात हो गई। कहीं भी चोरी होगी तो विपक्ष की जिम्मेदार, मारपीट हो रही विपक्ष की जिम्मेदार, दंगा हो रहा है विपक्ष जिम्मेदार। जरा बताइए आप, सत्ता पक्ष किसी लिए नहीं है? ना सत्ता पक्ष किसी के पाएगा, ना दंगा रोक पाएगा, ना चोरी रोक पाएगा, ना डकैती रोक पाएगा, ना महंगाई रोक पाएगा, ना बेरोजगारी रोक पाएगा, ना सम्मान बचा पाएगा। तो सरकार किस लिए होती है जरा बता दीजिए मुझे, केंद्र और राज्य में। दूसरी बात, जो संगीत सोम कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, संगीत सोम जी जो बात कह रहे हैं, फिर भी देखो मैं जी लगाता हूँ, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम सम्मान करते लोगों का, तू तड़ा की बात का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि संगीत सोम जी इसके लिए अरे अनुराग इतना लंबा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, बस ये बोलिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल का समर्थन करने पर जो पीटा, वो अलोकतांत्रिक है, वो संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस के खिलाफ राहुल गांधी के सामने लात घूसों से मारा गया, पीटा गया। जो लोग समाज के अंदर में भड़काने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई ना, वहां तो पीटा गया, वहां तो राहुल गांधी के सामने पीटा गया। अनुराग, मैं फिर कह रहा हूं, संगीत सोम ने जो बयान दिया है, उस बयान पे उनको माफी मांगनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश है, ये कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। प्रेम शुक्ला हो गया, एक एक करके भाई, इसलिए दो लोग हैं, आराम से एक एक करके। अनुराग एक एक करके आराम से। अनुराग ये कांग्रेस का गुंडा राज है, बोल दीजिए आप एक बार, शोर मचा रहे, बोलिए कांग्रेस का गुंडा राज जो कार्यकर्ता को जो एक युवक को पीट दिया वहां पर। बिहार में किसकी सरकार है? बोलिए ना कांग्रेस का गुंडा राज, आप बोलिए ना कांग्रेस का गुंडा राज, आप बोलिए ना कांग्रेस का गुंडा राज। बिहार में गुंडा राज चल रहा है भाई, राहुल गांधी के सामने पीट दिया युवक को, गुंडा राज है बिहार में। बोलिए ना राहुल कांग्रेस का गुंडा राज, बोलिए बिहार में गुंडा राज है, बोलिए आप बिहार में गुंडा राज है। अरे सभा राहुल गांधी की, वहां पर पीटा गुंडा राज बिहार में। चलिए फंस गया, खुश है आप इसमें। चलिए प्रेम शुक्ला, कांग्रेस का गुंडा राज कहिए ना, डर लगता है आपको? वैसे अखिलेश को नहीं पूछ रहे राहुल। प्रेम शुक्ला और राहुल बंद एक एक करके बस प्लीज। प्रेम शुक्ला एक एक करके प्लीज। प्रेम शुक्ला बाबू बोलिए। देखिए, वक्फ का विरोध करने वाले हिंसक श्रृगालों के झुंड है। यह जिस तरह से मणिपुर में एक सांसद का घर जलाया गया, जिस तरह से नमाज से लौट रहे एक नमाजी ने वक्फ का समर्थन किया तो उस पर हमला किया गया। कांग्रेस के श्रृगालों ने, हिंसक श्रृगालों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड के समर्थन का एक पोस्टर लहराने पर हिंसा की, और उस हिंसा पर जिस तरह का दोमुहापन श्रीमान अनुराग भदौरिया इस चैनल पर कर रहे हैं, ये बताता है कि इनका लोकतंत्र से कोई लेन देन नहीं है। ये सब औरंगिया की अवैध औलादों की तरह हरकतें कर रहे हैं। ये हरकतें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये किसी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में औरंगिया की औलादें अगर इस तरह से किसी सांसद का घर जलाएंगी, किसी नमाजी पर हमला करेंगी और किसी के पोस्टर दिखाने पर श्रृगालों की तरह टूट पड़ेगी, तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अनुराग आखिरी कमेंट जल्दी से। अनुराग ये बताइए, जो व्यक्ति ये कह रहा था अभी कि सनातनी दौड़ पीटेंगे, इसके मतलब सनातन नहीं जानते। पहले उनको सनातन पढ़ाइए शुक्ला जी जाके अपने नेता को। ये बीजेपी का नाम पे, सनातन के नाम पे बीजेपी अपनी राजनीति करे। ये जो हमला कर रहे हैं कौन लोग हैं? नहीं है, इसके मतलब भाषा में क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बड़े नेता बने रहे, लेकिन कानून व्यवस्था से नहीं खेल सकते, कानून से नहीं खेल सकते, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो आप कार्रवाई करने से डर रहे हो। डरते बड़े नेता इसलिए डर रहे हो क्या? इसलिए डर रहे हो क्या? आपको लगता है वो नेता है, आपका वोट आपको दिखाई दे रहा है? इससे कार्रवाई से डर रहे हो? कार्रवाई से आप डरे हुए हो? सुन लीजिए, हिंदुस्तानी है, ये आपकी भाषा एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए है, तो आप हिंदू का क्या सम्मान करेंगे? आप इस तरह से डरे हुए हो, सम्मान हमारा नहीं कर पा रहे हो। चेहरे पर डर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये भाषा लैंग्वेज है आपकी, प्रभु मान गए, अपने ही भाइयों का नहीं सम्मान कर पा रहे, तो किसके अंदर औरंगजेब की आप गाली दे रहे हो? तो सोचिए आप। आपस में लड़ने से फायदा नहीं सर, बस जनता को भड़काना नहीं। जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है, उसको पढ़ना भी जरूरी है, और जिस तरह से भड़काने का खेल खेला जा रहा है उसको भी देखना जरूरी है। शुक्रिया प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, आप दोनों का शुक्रिया। उधर गाजी पर किस तरह से गदर छिड़ा हुआ है, और रामनवमी पर कैसे एक और हिंदू त्योहार फिर कहां से निकला है पत्थर मार। अब बात इसकी। सरकार का इकबाल
न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। तो वंडलिज्म है, इस पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गैर कानूनी काम है, वंडलिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। हुकूमत इसीलिए होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी बोलते हैं, पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है। कल्याण बैनर्जी जी अब फतवे जारी करेंगे, सर्टिफिकेट जारी करेंगे, कौन है हिंदू कौन नहीं है, ये काम हो गया उनका। ये तुष्टीकरण का दौर बंद करिए ममता दीदी, ये आखिरी आपकी राजनीतिक यात्रा चल रही है। बार बार एक ही बात भाजपा हिंसा फैलाती है, हिंसा फैलाती है। अभी तो आज देखा आपने, कहाँ हिंसा देखा, बोलिए। देखिए गाजी पर कैसे गदर छिड़ा और कैसे तीर्थ नगरी प्रयागराज में सालार मसूद गाजी, ये तस्वीर है साहब। बड़ा बवाल हुआ आज इन तस्वीरों पर। कुछ युवक, कुछ मतलब वहां पर हुड़दंगी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोग वहां पर पहुंचे और दरगाह पर इस तरह से भगवा लहरा दिया। माहौल खराब करने की संभवतः इस तरह से कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोगों के भगवा झंडा लहरा देने से बड़ा बवाल हो गया। दरगाह के ऊपर चढ़कर वहां पर भगवा लहराया गया। ये वो तस्वीर है। क्यों इस तस्वीर को लेकर यूपी टू बिहार आर पार चल रहा है, एक बार दिखाइए इन तस्वीरों को, दिखाइए एक बार क्या हुआ, देखिए आप। दरअसल सालार मसूद गाजी जो आक्रांता है, जिसको कहा जाता है क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप, उसकी दरगाह पर जाकर इस तरह से भगवा लहराया गया। ये क्यों किया गया, सवाल तो है। माहौल खराब करने की कोशिश है क्या? लेकिन यह सारी तस्वीर क्यों, कौन क्या कह रहा है, लेकिन रामनवमी पर कैसे फिर पत्थरबाजी हुई है ना। रामनवमी पर हंगामा, बवाल, उपद्रव, पत्थरबाजी की 4 तस्वीरें जल्दी से शुरुआत में। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है साहब, देश में बिना पत्थरबाजी हिंसा के कोई हिंदू त्योहार पूरा क्यों नहीं हो पाता है, बड़ा सवाल है। दुर्गा पूजन हो, गणेश चतुर्थी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, इन मौके पर अलग अलग तस्वीरें, इन मौकों पर निकाली जाने वाली धार्मिक यात्राओं, जुलूस पर पत्थरबाजी की तस्वीरें कहीं ना कहीं से जरूर आ जाती हैं। कल रामनवमी पर निकाले गए 4 तस्वीरों पर नजर रखिए। कोलकाता क्या क्या है, कोलकाता, कानपुर, दरभंगा, छपरा, 4 तस्वीरें। कोलकाता, कानपुर, दरभंगा, छपरा, जहां जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, कुछ टकराव हुआ, फिर पथराव, हिंसा हुई, जुलूस में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में रामनवमी जुलूस में शामिल गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। कानपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। कानपुर में, दरभंगा में रामनवमी जुलूस में शामिल डीजे को बंद करा दिया गया, जिससे जुलूस में शामिल सभी राम भक्त जो है वो नाराज हो गए। वहां अलग से टकराव हो गया इस मुद्दे को लेकर। छपरा में जुलूस के दौरान एक गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक और हिंदू त्योहार, निकले पत्थरमार, माहौल खराब। क्या हुआ, कोलकाता में गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, ये वो तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। टीएमसी पर आरोप लगाया साहब कि जिन गाड़ियों पर भगवा झंडे लहरा रहे थे, उन्हीं गाड़ियों को टारगेट करके तोड़ा गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब रामनवमी की शोभा यात्रा लौटकर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में पहुंची। सुकांत मजूमदार ने इसे टारगेटेड वायलेंस बताया हिंदुओं के खिलाफ। उन्होंने लिखा कि जो पुलिस वाले, ये क्या लिखा उन्होंने, कि जो पुलिस वाले आज चुप रहे वो कल हम पर फूल बरसाएंगे। ये बात याद रखिए सुकांत मजूमदार। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर पश्चिम बंगाल भगवा सागर में बदल गया, जबकि ममता बनर्जी ने इसे हरा रंग देने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही, उन्होंने आगे क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही शानदार तरीके से ईद का जश्न मनाया था। वो हर साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रेयर में शामिल होती हैं, लेकिन रामनवमी की एक भी शोभा यात्रा में ममता शामिल नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि वो हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती हैं। बंगाल में अलग से। इस बीच एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आज मैं आपको दिखाऊंगा। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। सोशल मीडिया में एक वायरल एक वीडियो में ये वो उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल रामनवमी के मौके पर कल्याण बनर्जी अपने क्षेत्र में हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे।
जहां मंदिर के पुजारी ने उनकी मतलब पूजा शुरू कराते ही वो हनुमान चालीसा शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपसित लोक उजागर। तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होते ही कल्याण बनर्जी ने पुजारी को टोकते हुए पूछा, पूरा चालीसा पाठ करोगे क्या? आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, वीडियो है। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा सुने बिना ही मंदिर से चले गए। उनको कोई जाना था, उन्होंने कहा पूरा हनुमान चालीसा पढ़ोगे क्या? एक बार दिखाइए वो वीडियो क्या हुआ था, देखिए आप, सुनिए, बहुत दिलचस्प है, देखिए आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपसित लोक उजागर, रामदूत पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी। देखा, एक बार दोबारा से दिखाइए, दोबारा से आप समझिएगा। पूरा पढ़ेगा क्या? जय हनुमान जी करके वो चले गए। सुनाइए एक बार दोबारा से, देखिए, टीएमसी के सांसद हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपसित लोक उजागर, रामदूत पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी। साहब, एक यूजर पूछ रहे हैं फोटो खिंचवाने गए थे क्या? एक और यूजर ने पूछा कि अगर टीएमसी सांसद के पास हनुमान चालीसा पाठ सुनने के लिए 5 मिनट का वक्त भी नहीं था तो मंदिर जाने की जरूरत क्या थी? एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा कि ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो वक्फ बिल का विरोध करते हुए संसद में 30 मिनट तक बोलते रहे। यहाँ 5 मिनट नहीं थे हनुमान चालीसा के लिए, वहां वक्फ बिल के विरोध में 30 मिनट तक बोलते रहे। लेकिन जब मंदिर गए 5 मिनट का टाइम नहीं था, हनुमान चालीसा सुनने के लिए इनके पास सब्र नहीं था। रामनवमी पर एक तरफ कोलकाता से लेकर कानपुर तक शोभा यात्राओं पर नफरती पत्थर बरसाए जा रहे थे। आज की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ यूपी के संभल में विवादित मस्जिद के ठीक सामने उन्हीं नफरती हिंसा वाले पत्थरों से भरोसे की दीवार खड़ी कर दी गई। क्या हुआ ये इस तरफ देखिए, एक तरफ पत्थरबाजी जो पथराव हुआ, नफरती पत्थरों से पुलिस चौकी, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके चौकी बना दी गई। जो संभल में, याद है संभल में जो पत्थरबाजी हुई थी संभल में, और हिंसा में इस्तेमाल उन्हीं पत्थरों से वहां पर पुलिस चौकी बना दी गई। ये आज की 2 तस्वीरें, शोभा यात्राओं पर पथराव और संभल में हिंसा में इस्तेमाल उन्हीं पत्थरों से जो चौकी बना दी गई, उसका जो उद्घाटन हुआ रामनवमी के दिन, उसी पुलिस चौकी का उद्घाटन भी कर दिया गया। ये पुलिस चौकी पत्थरबाजों के फेंके गए 6 ट्रॉली पत्थरों से बनाई गई। कल रामनवमी के मौके पर इस नव निर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया था। पिछले साल मैंने आपको बताया 24 नवंबर को संभल की विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी ना, उसी के बाद प्रशासन को इस इलाके में एक पुलिस चौकी की जरूरत महसूस हुई और करीब 4 महीने में पुलिस चौकी बनकर तैयार हुई। ये वो पुलिस चौकी जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया। पुलिस चौकी का नाम, हिंसा वाले पत्थरों से पुलिस चौकी। पौराणिक मान्यता है साहब कि पहले संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस पुलिस चौकी का नाम भी सत्यव्रत रखा गया। संभल के डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया और इलाके के में जितने प्रशासन के लोग हैं उन सब ने यहां पर इसका उद्घाटन किया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, फूल मालाओं के स्वागत के साथ, पुलिस वालों का फूल माला पहनकर स्वागत हुआ। दूर दूर से लोग इस पुलिस चौकी को देखने आ रहे हैं और पुलिस चौकी के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। पुलिस चौकी के एक दीवार पर महाभारत कालीन अर्जुन के रथ की तस्वीर बनी हुई है। रथ की तस्वीर के नीचे गीता का श्लोक भी लिखा है। लोगों ने इस दीवार को सेल्फी पॉइंट भी बना दिया। बहुत ही दिलचस्प खबर है आज की। जिन पत्थरों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया, उन्हीं हिंसा वाले पत्थरों से पुलिस चौकी वहां पर बना दी गई और पुलिस चौकी के अंदर ये सारी चीजें। सत्यव्रत नाम इस पुलिस चौकी का। इधर यूपी के प्रयागराज में रामनवमी के मौके पर कुछ लोग, मैंने बताया था शुरुआत जिस खबर के साथ की थी, गाजी की दरगाह पर पहुंच गए। दरगाह के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम, वो तस्वीर चलाइए, खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम गाजी की दरगाह पर रवाना हुई। ये वो तस्वीर। लेकिन जब तक दरगाह पर भगवा ध्वज फहराने वाले वहां से जा चुके थे, ये लोग वहां पर भीड़ पहुंची और दरगाह के ऊपर जो है भगवा लहरा दिया। बताया गया कि भगवा झंडा लिए लोगों का एक झुंड अचानक से प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में बनी सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंच गया। जय श्री राम के नारे लगने लगे। 2 से 3 लोग दरगाह के ऊपर भी चढ़ गए और भगवा झंडे लहराने लगे। इन युवाओं में से एक का नाम मनेंद्र प्रताप सिंह बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। मनेंद्र और उसके साथ दरगाह पर पहुंचे लोगों ने तीर्थ नगरी में गाजी की दरगाह का विरोध किया कि यह तो अक्रांता है, इसकी दरगाह भारत में क्यों, उसे फौरन गिराने की मांग की कि क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप है गाजी, इसकी दरगाह
हालांकि पुलिस वीडियो के जरिए इनकी तलाश में जुट गई है कि ये क्यों हुआ, किसने किया, गलत हुआ। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। इस वाकये के बाद कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार को टारगेट पर लिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा फहराकर, भगवा लहराकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयदुल्लाह हुसैनी ने कहा कि यह वैंडलिज्म यानी कि बर्बरता है। सुनाइए किसने क्या कुछ कहा और उसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, सुनते हैं। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। आप लोग की तरफ से कुछ मांगे इस मामले में सरकार को कार्रवाई कौन लोग हैं ये लोग जो इस तरह उकसावा करा करके लड़ाना चाहते हैं? देश के अंदर लड़ाई से क्या हासिल होगा? अमन ही खराब होगा ना। तो वंडलिज्म है, इस पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गैर कानूनी काम है, वंडलिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। हुकूमत इसीलिए होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं रोक पा रही है तो हुकूमत के रहने का कोई वजह ही नहीं है। हुकूमत, गवर्नमेंट, स्टेट, उसका मकसद ही ये होता है कि जो लॉलेस एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, महज कुछ सेकंड्स में 19 लाख करोड़ स्वाहा। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद शेयर बाजार में साफ भूचाल आ गया है। सबसे बड़ी गिरावट शेयर बाजार में कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 4000 अंक, जबकि निफ्टी में 1100 अंकों की गिरावट आई है। 10 सेकंड में निवेशकों के 19 लाख करोड़ डूब गए। 19 लाख करोड़। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 4000 तक अंक गिर गया, 4000 की गिरावट। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में 1100 अंकों की गिरावट के साथ 21800 के नीचे पहुंच गया। मगर वो आंकड़ा सुनिए, 10 सेकंड में 19 लाख करोड़। जानते क्या है ये फिगर? शेयर बाजार में आई सुनामी की वजह क्या है और क्या अलग अलग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या अलग देशों पर इसका असर पड़ा है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन 19 लाख करोड़ 10 सेकंड्स, विद इन 10 सेकंड्स, कितनी बड़ी रकम है। क्या हो सकता था इससे जानते हैं? एक अनुमान के मुताबिक 2024-25 में भारत की जीडीपी का 10%, भारत की जीडीपी का 10%, 19 लाख करोड़ 10 सेकंड में खत्म। भारत की जीडीपी का 10%। और सुनिए 19 लाख करोड़ क्या होता है। साल 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए कितने का पैकेज था, याद है आपको? 20 लाख करोड़। यह रकम करीब करीब उस पैकेज के बराबर है। साल 2025 में कृषि और किसान कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से करीब 1.9 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। मतलब यह रकम उस पैकेज के करीब 10 गुना है। 10 गुना, 19 लाख करोड़। साल 2025 में भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर का करीब 3 गुना। साल 2025 में भारत का शिक्षा बजट जो था वो तकरीबन 1.25 लाख करोड़, जबकि स्वास्थ्य तकरीबन 1 लाख करोड़। अगर इन दोनों को मिला दें साहब तो यह रकम उससे करीब 8 गुना ज्यादा। देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का बजट करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। 19 लाख करोड़ में देश में मनरेगा जैसी 22 योजनाएं चलाई जा सकती थी। भारत में टोटल फॉरेक्स रिजर्व करीब 57 लाख करोड़ का है। टोटल फॉरेक्स रिजर्व। इस तरह से यह रकम 19 लाख करोड़ भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व का करीब 1/3। आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि इथोपिया, घाना, जमाइका, फिजी, जिम्बाब्वे जैसे कई देशों की जीडीपी 19 लाख करोड़ रुपए से कई गुना कम है। कई देशों की इतनी जीडीपी नहीं है जितना। एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है साहब कि एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बाजार में हाहाकार के बीच एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। मतलब अब तक जो आपको एलपीजी सिलेंडर 803 रुपए का मिलता था वो 853 का मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी 500 रुपए में मिलता था, वो मिल जाएगा 550 रुपए। नई कीमतें 8 अप्रैल यानी कि अब से कुछ घंटों बाद लागू हो जाएंगी। और सुन लीजिए झटका, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये हरदीप पुरी जी की तरफ से क्लियर किया गया कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ रही हैं। ये इसका असर जो है वो
असर जो है लोगों पर नहीं होगा। वैसे कोविड के बाद भारतीय शेयर बाजार में यह सबसे बड़ी गिरावट है। भारत का शेयर बाजार आज करीब 5% नीचे गिर गया। लेकिन अहम बात यह है कि गिरावट सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों में त्राहिमाम जैसी स्थिति है। भारत का शेयर बाजार तो 5% गिरा, हांगकांग का शेयर बाजार 13% से ज्यादा की गिरावट। 1997 के बाद करीब 28 सालों में हांगकांग के शेयर मार्केट की सबसे, हांगकांग दिखाई जल्दी दे, ताइवान के शेयर बाजार में 9.6%, सिंगापुर 7.8%, चीन के शेयर मार्केट 6.5%, जापान 6% की गिरावट। हाहाकार जैसी स्थिति मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड के स्टॉक मार्केट में 4% के आसपास की गिरावट। ध्यान देने वाली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह बताई अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां के उद्योग धंधों को उभारना, लेकिन अमेरिका पर भी इसका उल्टा असर, अमेरिका के बाजार में भी जबरदस्त गिरावट। और एक बड़ी खबर आ रही है, संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ अब डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है डीएमके भी। इस तरह से कुल याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। 10 डीएमके भी पहुंच चुकी है। इससे पहले मैंने आपको बताया राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया कि सिस्टम के हिसाब से होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिस्टेड करने की एक व्यवस्था है, उसी हिसाब से वक्फ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। लेकिन डीएमके भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, 10 याचिकाएं लग चुकी है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के सांसद है मोहम्मद जावेद की याचिका, एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी की याचिका, एपीपी विधायक अमानतुल्लाह खान, आपके विधायक जो हैं अमानतुल्लाह खान की याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके की याचिका, केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका, प्रतिबंधित पीएफआई के सहयोगी एसडीपीआई की याचिका, तैयब खान सलमानी की याचिका, अंजुम कादरी की याचिका, इंडिया मुस्लिम लीग की याचिका इसमें शामिल है। उधर मुस्लिम संगठनों के साथ ही बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को भी उम्मीद है साहब कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से संविधान के मुताबिक है, लेकिन कोर्ट जाने का अधिकार सबका है।